सेल्स टैक्स यानी कि वैट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसको सही जो है करेक्टली कौन डिफाइन करता है। तो आपके पास अ टैक्स लीव्ड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर जो है आपके पास चार्ली हो गया। 1.6 के अंदर अगर हम आए तो आप कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस किसे कहते हैं? 1.6 के अंदर जो है सवाल आपके पास, इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ अमाउंट बीइंग पेड। याद रखिएगा रेमिटेंस एडवाइस के अंदर आपके डिटेल दी हुई होती है कि आपने कौन कौन सी अमाउंट पेड कर दी है। 1.7 के अंदर आते हैं, द बुक कीपर ऑफ अ बिजनेस मेक द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बुक कीपर ने जो बिजनेस में ये एंट्री बनाई है, ऑफिस प्रीमिसेस को डेबिट करा है और पेबल्स को क्रेडिट करा है। दीज एंट्रीज रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी ये जो ऑफिस प्रीमिसेस को डेबिट करके पेबल्स क्रेडिट करा है, यानी ऑफिस प्रीमिसेस आपने उधार पे परचेज करी है। तो बिजनेस हैज़ परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, यानी सी इज़ द राइट आंसर। ये डबल एंट्रीज में हमने बहुत अच्छी तरीके से करा हुआ है। इसके बाद 1.A में आ जाते हैं। 1.8, एक्स को परचेज गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख सब्जेक्ट टू अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। एक्स को इज अलाउड 2.5 कैश डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन द 30 days फ्रॉम इनवॉइस डेट। Assuming the discount is taken, how much X will pay? Ignore sales tax. अभी बोला सेल्स टैक्स को बीच में नहीं लाए। अब 1 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस थी, उसमें से सबसे पहले आपने 5% निकाला बच्चों 1 लाख का, तो वो आ गया 5,000। तो अगर मैं 1 लाख में से 5,000 माइनस करूं तो मेरे पास अमाउंट बचता है 95,000। इस पे आप इनवॉइस बनाओगे। इसके बाद आपने कंडीशन रख दी थी कि अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो वी विल गिव यू फर्दर 2.5% फर्दर डिस्काउंट। तो 95,000 का मैंने जो है वो 2% ले लिया, 2.5% ले लिया, तो आया 2375। यानी कस्टमर को हमने 2375 का और डिस्काउंट दे दिया बच्चों। तो मेरा सवाल ये है 95,000 में से 92,625 जो है आपके पास ये आंसर आ रहा है। दिस इज द राइट आंसर जो कि वो पे करेगा, दैट इज अल्फा इज द राइट आंसर। 1.9 में आते हैं, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद 50,000 कैश, बाइंग एन इन्वेंट्री 10,000 फ्रॉम कैश एंड पेइंग बिजनेस एक्सपेंसेस 1,000। Inventory is purchased on credit for 5,000. Following these transaction, what is the capital of X business? पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा सवाल आए आपके F1 में, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि आप जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हैं वो आपको आनी चाहिए, कि वो अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर उसको पोस्ट करना आपको आना चाहिए। यानी कि आई मीन टू से दैट एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 कैश। तो अब पहली ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो पहली ट्रांजैक्शन आपने रखी है 50,000 कैश बढ़ गया और कैपिटल भी 50,000 से बढ़ गया। बाइंग इन्वेंट्री 10,000 फ्रॉम कैश। अब सेकंड में क्या हुआ है, 10,000 रुपये की इन्वेंट्री आई है, यानी एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक कैश चला गया तो एक एसेट डिक्रीज हुआ। तो इन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। एंड पेइंग बिजनेस एक्सपेंसेस 1,000, तो 1,000 रुपये आपका कैश चला गया और जब एक्सपेंस होता है तो वो कैपिटल को कम करता है। याद रखिएगा एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होता है, यानी प्रॉफिट डिक्रीज होता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा। इसके बाद इन्वेंट्री इज परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। अब ये चौथी ट्रांजैक्शन आ गई। 5,000 रुपये की आपने इन्वेंट्री खरीदी उधार पर, तो लायबिलिटी भी 5,000 से बढ़ा दी आपने। अब ये आपके पास सारी ट्रांजैक्शंस हो गई। अब वो कह रहा है कि बताइए आपका टोटल जो कैपिटल का बैलेंस क्या आ रहा है। पहली एंट्री में दोनों तरफ 50,000, इधर 10,000 प्लस 10,000 माइनस, तीसरी में 10,000 माइनस 1,000 कैपिटल से भी माइनस,
5,000 एसेट बढ़ गए और 5,000 लाइबिलिटी बढ़ गई। 50,000 में से अगर आप इधर आई मीन टू से दैट अगर इसको टोटल करो कैपिटल को 50,000 प्लस में था और 1,000 माइनस में था, तो आपके पास 49,000 यानी बीटा इज द राइट आंसर हो गया। अच्छा सवाल है। ऐसे सवालात FA1 में बेतहाशा एग्जामिन होते हैं, जो ये हमने इस कैटेगरी का 1.9 वाला सवाल किया है। याद रखिएगा ये सवालात आपके पास काफ़ी आते हैं। 1.10 के अंदर आ जाते हैं। अ बिजनेस रिसीव एन अकाउंटेंट बिल for 500 which of the following statement correctly show the effect upon the accounting equation of the business assuming the bill is unpaid। यानी कि आपके पास रिसीव हुआ है, अकाउंटेंट को बिल आया है 500 रुपये का, किसी को पेमेंट करनी है, उसको बिल कहते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोलते हैं ना बिल आ गया है, बिल दे दें। तो वो बिल का मतलब ये है कि हमें वो पैसे देने हैं बच्चे। तो वो 500 रुपये जो हमें देने हैं, तो डेफिनेटली अभी पे करे नहीं हो, बोलने अज्यूम करो कि हमने पे करा नहीं है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा, आई मीन टू से दैट जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे भी डिक्रीज होगा। कैपिटल भी डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, इसलिए कि पे नहीं करा है तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गया। अभी पे करा नहीं है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एसेट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, बीटा इज द राइट आंसर और कैपिटल डिक्रीज हुआ है। 1.10 का आंसर आपके पास बी। अच्छा, ये इस तरह के सवालात आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अ डेबिट एंट्री इज करेक्ट? इट इज इट रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन एसेट, बिल्कुल सही है। डेबिट एंट्री में नहीं, ऐसे डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में आता है। इट रिकॉर्ड अ बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट एंट्री इज करेक्ट। हाँ, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो आप लिखते हैं। इट रिकॉर्ड अ सेल्स, वो तो क्रेडिट में आता है, लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये क्रेडिट में आता है, ये डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो वो भी क्रेडिट में आता है। तो डेबिट एंट्री का पूछ रहा है तो 1.11 का आंसर भी बी हो गया। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग क्रेडिट एंट्री इज करेक्ट? करेक्ट। क्रेडिट में क्या चीज़ आती है आपके पास? क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड डिक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटीज, वो तो डेबिट में आता है। क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड इंक्रीज इन एसेट, वो डेबिट में आता है। क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड इंक्रीज इन प्रॉफिट, जी हाँ वो क्रेडिट में आता है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है। तो 1.12 का आंसर सी हो गया, चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिकॉर्ड द रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500? यानी 10,000 रुपये का लोन था, 500 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस था। तो आपके पास एसेट जो है 10,500 का चले गया, लोन आपके पास जो है लाइबिलिटीज 10,500 की थी, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी थी, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी। तो 1.13 का आंसर जो है इंटरेस्ट जो है वो आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस भी आपके पास 500 रुपये का बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो सी इज़ द राइट आंसर, चार्ली। इसलिए जो इंटरेस्ट है वो आपका एक्सपेंस हो गया, वो इंटरेस्ट आपके पास एक्सपेंस हो गया 1.13 का। और 1.4 में अ ट्रेड रिसीवेबल एज, आपके पास 6 सवाल आया। ट्रेड रिसीवेबल एज 1.14 का, अ पर्सन ओइंग मनी टू द बिजनेस इन रिटर्न फॉर गुड्स सप्लाइड, जो उसको गुड्स सप्लाइड करें तो उसकी वजह से उसको पैसे देने। विदाउट फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है? तो अगर आप देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है? इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट टू कस्टमर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, याद रख लीजिएगा, हमने पढ़ा था। इम्पोर्ट ड्यूटीज चार्ज टू अ न्यू नॉन करंट एसेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होते हैं। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू नॉन करंट एसेट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अ न्यू डिलीवरी वैन, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अ न्यू डिलीवरी वैन, तो ये तो आपके पास इम्पोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। एग्जाम्पल ऑफ आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.15 का।
तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट टू कस्टमर है। अच्छा, ये आपके पास जो है, जो कस्टमर को हमने गुड्स बेचे हैं इन ट्रांजिट, यानी रास्ते का इंश्योरेंस नहीं, आने के बाद जो कस्टमर को भेजा है, ये आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 1.16 पे आते हैं। अब बिजनेस बाय मशीन 500 कैश एंड पेइंग मशीनरी इंश्योरेंस 50 कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट डबल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। बहुत आसान है, मशीनरी को डेबिट करोगे और इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करोगे। डेबिट इंश्योरेंस अभी जानबूझ के इस तरह से करता है, ये सी चार्ली इज़ द राइट आंसर हो गया। अगर आप इसको देखो तो एंट्री बननी चाहिए मशीनरी डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये आ गया 500, ये 50, ये 550। तो आपके 1.16 का आंसर जो है वो सी आ गया। 1.7 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1.17 सेल्स इनवॉइस आर रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न डे बुक। गलत। परचेज इनवॉइस आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक आर समराइज एंड पोस्टेड टू द परचेज लेजर। बी इज द राइट आंसर। 1.18 पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइम रिकॉर्ड originated outside the business। 1.18 कैश बुक विद इन द कंपनी बनती है, डे बुक, सेल डे बुक, परचेज डे बुक सब बनती है, बैंक स्टेटमेंट बैंक वाला भेजता है। 1.18 1.19 पर आते हैं। वाई कंपनी कीप द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स अकाउंटिंग सिस्टम। इनवॉइसेस टोटलिंग 5000 आर रेज्ड इन मार्च एंड कस्टमर पे कैश 3000 फॉर इनवॉइसेस हैविंग फेस वैल्यू 3100। डिस्काउंट दिया 100 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज करेक्टली रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन। तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपके पास जाएंगे 5000 और सेल्स क्रेडिट कर दिए इसने 5000 से, डेबिट कर दिया कैश क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होता ही नहीं है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 3100। मेरे राय से इसका राइट आंसर बी आ रहा है। 1.19 का आंसर बी हो गया। क्या करा है आपने, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करा और सेल्स को क्रेडिट करा। ये जानबूझ के इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता है ताकि बच्चे परेशान हो जाए। ये 5000 रुपये गुड्स बेचे थे और जो कैश रिसीव हुआ था वो 3000 रुपये का हुआ था। 100 रुपये का आपने डिस्काउंट अलाउड दिया था और अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 3100 से। तो बी इज द राइट आंसर। एक 1.20 देख लो, बहुत अच्छा सवाल। इन द रिसीवेबल लेजर ऑफ एक्स कंपनी, इन द रिसीवेबल लेजर ऑफ एक्स कंपनी, हमारी कंपनी का नाम एक्स कंपनी है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उनका रिसीवेबल लेजर है, रिसीवेबल लेजर का है इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। रिसीवेबल लेजर के अंदर एक्स कंपनी का एक्स कंपनी के रिसीवेबल लेजर में द अकाउंट ऑफ वाई, द अकाउंट ऑफ वाई, अकाउंट रिसीवेबल वाई का है, यानी हमारा कस्टमर वाई है, हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000 रुपये का बैलेंस है हमारे किस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर दिस। वैसे तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हमारे बैलेंस जो है डेबिट में होना चाहिए था नॉर्मल, ये एब नॉर्मल बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, यानी कि उल्टा हमें कस्टमर को वापस देने। 1.20 का वाई को हैज़ पेड एक्स को 5000 ट्वाइस इन एरर। वाई को ने जो वाई को है उसने 2 मरतबा पैसे दे दिए हमें, जब भी उसका बैलेंस जो है वो आपके पास क्रेडिट साइड पर आ रहा है, एब नॉर्मल बैलेंस क्रिएट कर रहा है। 1.21 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है 1.21 के लिहाज से। इट इंश्योर दैट एरर कैन नॉट अकर इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड कस्टमर। ऐसा हो नहीं सकता कि कंट्रोल अकाउंट बनाओ तो एरर ना हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट बात है।
A sales tax registered business sell goods 1200 plus 240 sales tax and purchase goods costing 200 plus sales tax 40. Assume that there are only transaction of sales tax period and that input tax is fully recoverable. How much sales tax is payable to the government? अगर सारे स्टूडेंट्स को वैट के अकाउंट का फॉर्मेट याद हो, आगे अगर आप चैप्टर जाओगे वैट का तो इसके बाद आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. हमने तो इसको सेपरेट चैप्टर के से, इधर हमारे पास इनपुट आता था बच्चों, लाइबिलिटी में हमारे पास आउटपुट आता था. इनपुट जो है परचेजेस के ऊपर जो सेल्स टैक्स होता है उसको बोलते हैं. आउटपुट जो है सेल्स के ऊपर जो वैट हमने कलेक्ट करा होता है उसको कहते हैं. तो हमने जो है गुड्स सोल्ड सेल कर दिए 1200 का, 240 रुपये इस पर सेल्स टैक्स था, इस पर 40 था. तो आपके पास जो 1.22 का आंसर है, 240 बड़ी साइड थी, 240 इधर था, 40 माइनस कर दिया तो आपके पास 200 का बैलेंस आ गया पेबल. यानी कि HM रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट जो उधर वैट कलेक्ट करती है उसको हमें 200 का लाइबिलिटी है. 1.23 पे आ जाते हैं. तो आपके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट लिखा हुआ है. तो आपके पास 1.23. If the sales tax account has a debit balance at the end of the sales tax quarter, the balance is recoverable from the government. बिल्कुल सही बात है. अगर आपका डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा होगा सेल्स टैक्स का तो HM रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट जो वेट कलेक्ट करता है वो आपको उल्टे पैसे देगा. लाइबिलिटी नहीं होगी, रिसीवेबल होगा. अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन दैम. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज Which of the following classification is incorrect? 1.24. Control account are kept in the personal ledger. बिल्कुल गलत है. वो लेजर में, जनरल लेजर में कंट्रोल अकाउंट बनाए जाते हैं. Which of the following statement explain the term memorandum accounts? Memorandum accounts किसे कहा जाता है? An account used to record information which does not form part of the double entry system. यानी आपको एक कच्चे अकाउंट्स बनाने हों तो उसको मेमोरेंडम अकाउंट्स कहा जाता है. तो इसका आंसर जो है आपके पास सी हो गया. 1.26 पे आ जाएं. अगर आप 1.26 पे आ जाएं तो आपके पास अ मशीन कॉस्ट 5000 इज बॉर्ड ऑन क्रेडिट, सब्सिक्वेंटली 1000 ऑफ द डेट इज पेड बाय चेक. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. यानी क्रेडिट पे लिया था लेकिन 1000 रुपये दे दिए उसी वक्त, बाकी 4000 रुपये पेबल है. तो पेबल में जो है आपके पास अभी भी बाकी है ऑफ द डेट इज पेड बाय चेक. चेक के जरिए दे दिया आपने. तो पहले मशीन खरीदी, इसके बाद पेबल करके बैंक क्रेडिट कर दिया आपने. तो मेरे ख्याल से 1.26 का आंसर डी आ गया आपके पास. The total of the discount allowed column in the cash book. Assume a control account is kept. तो डिस्काउंट अलाउड का जो कैश बुक है तो वो आप रिसेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट टू रिसेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. 1.27 का आंसर आपके पास सी है. 1.27 का आंसर आपके पास सी है. 1.2 में आ जाए. अ फर्म कीप एन एनालाइज कैश बुक कंटेन डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड. Discount allowed column at the end of an accounting period, discount received totaled 525 and discount allowed is 326. Which of the following correctly allowed the treatment of these total? Discount allowed जो है discount received 525 का है, discount received 525 का है, discount allowed 326 का है. तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में होता है. तो इसका आंसर डी हो गया. 1.28 का आंसर जो है वो आपके पास डी है. रिटर्न आउटवर्ड आर रिकॉर्डेड इन विच प्राइम एंट्री रिकॉर्ड. रिटर्न आउटवर्ड जो है 1.29 परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर आएगा डेफिनेटली. क्रेडिट नोट सेंड आउट आर रिकॉर्डेड इन विच क्रेडिट नोट सेंड यानी क्रेडिट नोट इशूड. देखो मैं आपसे ये कह रहा था क्रेडिट नोट सेंड का मतलब है इशूड.
तो हमने क्रेडिट नोट इशूड करा है, यानी हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है, तो ये सेल्स रिटर्न डे बुक में लिखा जाएगा। 1.30 का आंसर जो है ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सप्लायर अकाउंट इन द पेबल लेजर? पेमेंट मेड्स आता है, डिस्काउंट अलाउड नहीं आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अपीयर इन द ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सप्लायर अकाउंट? डेबिट साइड पे नहीं बोल रहा, क्रेडिट साइड पे क्या आता है? परचेज इनवॉइस रिसीव्ड, वो आपके पास क्रेडिट साइड पर आता है। 1.31 का आंसर डी हो गया। द फॉलोइंग एंट्रीज अपीयर इन द कैश अकाउंट इन द मार्च, दिस द बैलेंस ऑन 1 मार्च 2000 एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? फॉरन से पहले आपने क्या करा, एक कैश का टी अकाउंट बना लिया, और बच्चों इसके बाद आपने जो है वो सारी चीज़ें पोस्ट कर दी। 2000 रुपये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये कैश का बैलेंस अकाउंट है। पेमेंट बाय कस्टमर यानी कैश रिसीव हुआ है 15,000। रेंट रिसीव्ड हुआ है, कैश आया है। इंश्योरेंस पेड करा है 150। ड्राइंग्स की हैं 700। कैपिटल पेड इन, तो कैपिटल आया है तो पैसे आए होंगे 2000 भाई। ये सारी ट्रांजैक्शन बनी है। आपसे वो एंडिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो 2000 ओपनिंग, 15,000, 250, 2000, 19,250 आ गया। 19,250 में से आप माइनस कर दो 150 और 700, 18,400 आ रहा है हमारे पास इसका बैलेंस। 1.32 का आंसर जो है आपके पास बी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग जर्नल एंट्रीज इज करेक्ट? 1.33 का आंसर, ऑल जर्नल एंट्रीज मस्ट हैव अ नरेटिव एक्सप्लेनेशन। 1.33 यानी कि आपका राइट आंसर जो है, ऑल जर्नल एंट्रीज आर मेड ऑन रूटीन ट्रांजैक्शन सच नीड नॉट बी ऑथराइज। गलत, जर्नल एंट्रीज आर यूज एक्सक्लूसिवली बाय द करेक्शन ऑफ एरर्स। ज़रूरी तो नहीं है। द जर्नल इज अ लेजर अकाउंट इन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अ बिजनेस। व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? ये आपके पास 1.34 के अंदर जो है ट्रायल बैलेंस की एग्जाम्पल यानी कि डेफिनेशन पूछ रहा है। बी में, अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंट्स व्हिच हेल्प टू इंश्योर दैट द बुक कीपिंग हैज बीन एक्यूरेट। 1.35 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1.35 का आंसर सी, लोन इंटरेस्ट पेड विल अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सही है, लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपके डेबिट साइड पर आता है बच्चों। What is the correct explanation of the control account? 1.36 एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन बच्चों। तो 1.36 का आंसर जो है, अ टोटल विच इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस एग्रीड टू अ टोटल प्रीवियस कैलकुलेटेड। ये कंट्रोल अकाउंट की डेफिनेशन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। 1.37 में आते हैं, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस टोटल ऑन द डेबिट साइड? अब वो आपसे डेबिट साइड का पूछ रहा है कि बताइए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे क्या आएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से बैलेंसेस किस तरफ जाते हैं। रेंट पेड है वो डेबिट साइड पे जाएगा, कैपिटल क्रेडिट साइड पे जाएगा, परचेजेस 10,000 डेबिट साइड पे जाएंगी, सेल्स 12,000, वेजेस 5,000, सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, कैश 9,200। वो आपसे डेबिट साइड का टोटल पूछ रहा है, वो इक्वल का नहीं पूछ रहा। वो जो पूछ रहा है वही आप सिर्फ जवाब दोगे। वो आपसे बोल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, 1800, 10,000, 5,000, 1,000, 9,200, 27,000 मेरे पास इसका राइट आंसर आ रहा है, यानी डेल्टा इज द राइट आंसर 1.37 का। 1.38 पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। एरर सस्पेंस अकाउंट के अंदर आएगा, उस वक्त ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब डिटेल में करोगे। रिसिप्ट ऑफ 25 फ्रॉम जी ग्रीन एंटर इन जी जे अकाउंट, यानी कि व्हेन नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट बट टाइटल ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। जब चैप्टर आए तो उस वक्त ये एक चीज़ है कि बेसिक अकाउंटिंग अंदर पता नहीं आगे पीछे के सवालात भी डाल देता है। तो ये तो सिर्फ इसलिए आपको करवाए कि बाद में आप देख लो कि ये ना हो कि सर ने बीपीपी की एग्जामिनेशन किट सॉल्व नहीं करवाई। Which of the following error would be possible reason for the trial balance failing to agree? Sales of 500 entered correctly but entered as
1500 इन रिसीवेबल एज ए कंट्रोल अकाउंट, तो डेफिनेटली ये एरर फर्क पाएगा, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो इससे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। 1.40 विच ऑफ दीज वुड बी एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। 1.40 प्लांट एंड मशीनरी परचेज वॉज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की गलती। ये ज़्यादा बेहतर उस वक्त समझ में आएगा जब आप करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर कर लेंगे। अ सस्पेंस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $130, व्हाट कुड दिस ड्यू टू। अब ये बोलने कि ये किसकी वजह से हुआ है। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर आप, ये फिर कह रहा हूँ, आप जब चैप्टर देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया और बोले उसका क्रेडिट में बैलेंस था 130। अब इसमें से जो इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को नील कर दे तो वही एरर था जिसने इसकी वजह से हुआ था। अब आप देखो तो इसमें पहली एंट्री है ओमिटिंग अ सेल्स ऑफ 130 फ्रॉम रिसीवेबल लेजर, फ्रॉम द रिसीवेबल लेजर ओमिटिंग अ सेल्स ऑफ 130, तो रिसीवेबल लेजर से ओमिट हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो इससे सस्पेंस और बढ़ जाएगा, तो ए ऑप्शन तो नहीं है। बी में देखो रिकॉर्ड ऑफ परचेज 130 ट्वाइस इन द परचेज अकाउंट, तो एक मरतबा परचेज को ख़त्म करेंगे और सस्पेंस को डेबिट करेंगे, यही आंसर है आपका जो आपके सस्पेंस अकाउंट को नील कर दे। तो मेरे लिहाज से 1.41 का आंसर जो आपके पास है वो बी है। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, जो 1.42 के अंदर जो है आपके इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। 1.43 which of the following are appropriate way of dealing with sensitive or confidential business documentations that are not longer needed। 1.43 तो बोलने के उसको जो है सिक्योर डिस्ट्रक्शन आपने बता दिया कि 1.43 के अंदर 1, 2 and 3 माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, आर्चिविंग डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टोरेज, सिक्योर डिस्ट्रॉय कर दो, इट कैन बी थ्रो अवे, वो तो कोई भी पढ़ लेगा, तो 1, 2, 3 सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड डेटा इज और आर ट्रू। 1.44 का आंसर। ऑटोमेटिक डेटा एंट्री सच एज स्कैनिंग अवॉइड ट्रांसक्रिप्शन एरर, करेक्ट। Computerization avoid data entry error caused by malicious intent on the part of staff, ये इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। What is the term for a computer program that deal with the particular part of business accounting system। 1.45 तो वो मॉड्यूल कहलाते हैं जो कि आपके पास है। तो इसमें लेकिन बहरहाल इसने बहुत से आगे के चैप्टर्स के भी सवाल दिए थे, लेकिन वो मुझे एक साथ ही करवाना था इसलिए मैंने करवा दिया। ये बेहतर आपको उस वक्त समझ में आएंगे जब आप उस चैप्टर को पूरा गो थ्रू कर लेंगे, तो फुली ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के सवाल करेंगे। थैंक यू।